हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के नए बेस्ट टॉपिक में हम लेके आए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो एग्जाम होने वाला उसके लिए बेस्ट जी विज्ञान का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज हम लेके आए हैं। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान का। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं के बारे में हम बताते हैं। ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका रेशम से सेरीकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, रेशम कच्चे रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों का जो पालन होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे देखिए, विटीकल्चर हुआ, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर हुआ, ये मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर ये केचुआ पालन से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी आपका हो जाएगा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जैसे देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कवक, तो कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा? तो माइकोलॉजी हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि कवक का भी अध्ययन क्या, माइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन। यहाँ पे दिया हुआ है फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या है, तो फाइकोलॉजी का अध्ययन शैवाल हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया रहता माइकोलॉजी का अध्ययन, तो माइकोलॉजी का अध्ययन हो जाता आपका कवक, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बैक्टीरियोलॉजी दिया, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोलॉजी अगर देगा तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे पादप भी दिया हुआ है, तो पादप का हो जाएगा मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का अध्ययन पादप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी का शैवाल, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पोलिएंटोलॉजी का अध्ययन, पोलिएंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोलिएंटोलॉजी का अध्ययन हो जाएगा आपका जीवाश्मों का अध्ययन से पोलिएंटोलॉजी होता है, जीवाश्मों का अध्ययन। टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका उद्यान कृषि से। स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि से संबंधित है। जैसे देखिए, हरित क्रांति हुआ, तो हरित क्रांति हो जाएगा खाद्य उत्पादन से। वहां पे दिया होता है, कभी कभी दिया रहता है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति हो जाएगा दूध उत्पादन से। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति हो जाएगा, नीली क्रांति हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन से। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह दिया रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो हो जाएगा उद्यान कृषि से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है आपका फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 12 जनवरी 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन का विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर भी है, तो ओलेरीकल्चर से संबंधित सब्जियों की खेती से संबंधित होता है ओलेरीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्लोरिकल्चर हो जाएगा आपका फूलों से संबंध का विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा पोमोलॉजी भी, पोमोलॉजी हो जाएगा आपका फलों और उनकी खेती का अध्ययन, पोमोलॉजी कहते हैं। फलों और उनकी खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। अब फ्लोरिकल्चर को कहेंगे आपका फूलों से संबंधित संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहेंगे। और ओलेरीकल्चर जो है, ओलेरीकल्चर आपका हो जाएगा सब्जियों की खेती से संबंधित ओलेरीकल्चर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एपीकल्चर। इसका राइट आंसर एपीकल्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, एपीकल्चर इसका राइट आंसर। देखिए, जैसे होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन, जैसे यहाँ पे मधुमक्खी पालन का अध्ययन है, उसी तरह रेशम कीट पालन का अध्ययन, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन को हो जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सेरीकल्चर, ये आपका रेशम कीट पालन का है। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर हो जाएगा आपका केचुआ पालन, केचुआ के पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, और इसी में आपको दिया जाएगा कि माइकोलॉजी, माइकोलॉजी हो जाएगा कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी भी होता है इसमें, फाइकोलॉजी का अध्ययन शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा आपका एपीकल्चर, राइट आंसर एपीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एग्रोस्टोलॉजी का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एग्रोसोलॉजी के अंतर्गत तो यहाँ पे घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत इसका घास का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रेशम के कीड़े पालन कहलाता है, अभी जस्ट बताया आपको फ्रेंड, रेशम के कीड़े को पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, रेशम के कीड़ों का पालन को सेरीकल्चर कहलाता है। देखिए, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, यहाँ पे एपीकल्चर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो एपीकल्चर क्या है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, और आपका मछली पालन, मछली पालन भी हो जाता है आपका पीसीकल्चर। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, मछली पालन पीसीकल्चर, सब ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है फ्रेंड्स, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन? तो ये हो जाएगा आपका नेफ्रोलॉजी, गुर्दे का अध्ययन होता है। देखिए, नेफ्रोलॉजी जो है ना एक ग्रीक भाषा है, नेफ्रोलॉजी एक ग्रीक भाषा है। ठीक है, इसमें नेफ्रोस का मतलब होता है किडनी और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, किडनी का अध्ययन। नेफ्रोस का मतलब होता है किडनी और लॉजी का अध्ययन होता है, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, इससे मतलब किडनी और गुर्दे का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कोशिका सिद्धांत रचना कार्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे, किस कोशिकांग का ऊर्जा घर कहा जाता है? किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा घर, आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये सुबेरीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सुबेरीन हो जाएगा। कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो ये हो जाएगा आपका फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो आपको हो जाएगा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम जो है ना प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। देखिए फ्रेंड, राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है ये अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, राइबोसोम का मुख्य कार्य काम यही है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कभी कि इसका खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका सर्वप्रथम पोलैंड में पैलाडे ने इसकी खोज की थी, और वो हो जाएगा साल 1955 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका में, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? सूत्रकणिका का, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? तो ये है आपका ऊर्जा पैदा करना। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा पैदा करना। कोशिका में सूत्रकणिका का अर्थ है ऊर्जा पैदा करना। देखिए फ्रेंड, सूत्रकणिका जो है, सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, सूत्रकणिका को ध्यान दीजिएगा। इसका कार्य है सभी खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करना। इसका कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है सभी खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण करके उसमें ऊर्जा उत्पन्न करना। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण करता है आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली नियंत्रण करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम आपका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जीवित कोशिकाओं की
प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस नियंत्रित करती है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो है, केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। केंद्रक को, न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, एक और बात बताइए, केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज या कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो आपका हो जाएगा ना, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 12/7/2017 को पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेल भित्ति जो है ना, सेल भित्ति में कभी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली ही कहा जाता है। ये भी शब्द आपका ग्रीक भाषा है। ये शब्द जो है लाइसोसोम, ये ग्रीक भाषा है। जैसे देखिए, लाइसो तथा सोम, लाइसो तथा सोम से बना। लाइसो का अर्थ हो जाएगा आपका पाचक तथा सोम का अर्थ हो जाएगा आपका कार्य, यानी कि लाइसोसोम का अर्थ हो जाएगा पाचक कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, पाचक कार्य जो है ये आपका आत्महत्या की थैली, पाचन जो पेट के अंदर जो भी पाचन क्रिया है, पाचन, ये आत्महत्या की थैली के नाम से भी फेमस है। इसकी खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा, इसकी खोज हो जाएगा आपका DW ने किया था। इसकी खोज, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो DW ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव है? कवक को कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव है, तो ये हो जाएगा आपका काइटिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन होता है। ठीक है, ये काइटिन जो है ये यूकेरियोटिक जीव है। काइटिन यूकेरियोटिक जीव है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियस का बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस का बाहर डीएनए मिलता है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर, डी नंबर आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की ऊर्जागृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह, ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमश से होता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमश से होता है, तो ये राइबोसोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 80S 70S एंड 70S। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मिलान करना है, इसे आप मिलान करिए। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में दिया है राइबोसोम और ऑप्शन सी में दिया है लाइसोसोम। इसकी मिलान करना है। तो आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली बनाता है, दोहरी झिल्ली बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली बनाता है। और राइबोसोम, राइबोसोम आपका झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। और लाइसोसोम हो जाएगा आपका एकल झिल्ली। लाइसोसोम एकल झिल्ली बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किस कोशिका में अनुपस्थित होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जंतु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जंतु। जंतु में अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, तो ये हो जाएगा आपका हैबरलैंड। हैबरलैंड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में विभेदन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति में विभेदन करता है, इसमें आपको पूछा भी जाएगा कोशिका की खोज किसने किया था?
तो कोशिका खोज आपको पहले ही बता दिए थे कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको अगर देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, और उसी में आपको पूछ दिया जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया था। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश कोशिकांक में डीएनए होता है। डैश कोशिकांक में डीएनए होता है। तो देखिए डीएनए किस में होता है आपको बता दें, ये होता है आपका केंद्रक में। केंद्रक कोशिकांक में डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही क्रम मिलाना है। देखिए फ्रेंड, सही क्रम मिलाना है, तो इसमें हो जाएगा आपका कोशिकाएं के बाद उत्तक, फिर अंग प्रणाली, यानी कि अंग प्रणाली का ये कार्य है। पहले कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, और फिर अंग प्रणाली। ठीक है मैम, देखिए कई कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, ये तो आपको पता ही होगा। कई कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, ठीक है, और कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली कहलाती है आपको लाइसोसोम, ये पहले ही बता दिए थे। पाचन थैली है लाइसोसोम। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपको बता दें कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो ये हो जाएगा आपका डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है? पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। देखिए फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होते हैं जो एकल कोशिकीय जीवों का निर्माण करते हैं। कैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होते हैं जो एक कोशिकीय जीवों का निर्माण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तारक रश्मियां निकलती है, ये हो जाएगा आपका तारकाय से। तारक रश्मियां निकलती है तारकाय से। देखिए फ्रेंड्स, तारक केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तारकाय जो होता है ना, केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। यह बेलन जैसा रचना है, मतलब बेलन के आकार का है तारकाय। और तारकाय की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका बेवरी ने किया था 1888 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण होता है आपका राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। देखिए फ्रेंड, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उत्तर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैरेनकाइमा जो है ये बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है, ये हो जाएगा एधा कैम्बियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए हो जाएगा आपका, डीएनए किसमें पाया जाता है? ये हो जाएगा, चलिए फ्रेंड, डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए हो जाएगा आपका केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई हो जाएगा जीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जीन है क्रियात्मक इकाई।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन हो जाएगा आपका एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन एक अकार्बनिक पदार्थ भी है। अगर पूछे कि अकार्बनिक पदार्थ क्या है और ऑप्शन दिया जाए तो ये हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब न्यूक्लियक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं क्या कहलाते हैं? जब न्यूक्लियक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइबोजाइम्स। ध्यान दीजिएगा, राइबोजाइम्स। न्यूक्लियक अम्ल जो है ना दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा है डीएनए और आरएनए, इसी को न्यूक्लियक अम्ल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन किससे जुड़े होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोजन बंधन से। 3 हाइड्रोजन बंधन से गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि उस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के सभी उत्पन्न पौधे होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आनुवांशिक रूप से समान, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, अगला देखिए। आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जे मेंडल। जे मेंडल, इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी कि जे मेंडल का फुल नाम हो जाएगा आपका ग्रेगर जोहान मेंडल। जे मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, और ये ग्रेगर जोहान मेंडल जो है ये मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? लिंग निर्धारण किस प्रजाति में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स और वाई, एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकरण होता है, इसकी दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा होती है 3 से 5। एक दिशीय होती है 3 से 5, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए हैं? मटर के पौधे पर जो देखिए मेंडल जो है वो कितने प्रकार के प्रयास किए, कितना बार प्रयास किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका 7 बार प्रयास किए मटर के पौधे का विश्लेषण करने के लिए, 7 बार किए। देखिए ये 7 कौन कौन आपको बता देते हैं। देखिए पहले किया है बीज का रूप पर प्रयास किया है। दूसरा में हो जाएगा बीज पत्रों के रंग। तीसरा में हो जाएगा बीजावरण के रंग। चौथा में हो जाएगा फली के रूप। पांचवा हो जाएगा फली का रंग। छठा हो जाएगा फूल की स्थिति। और सातवां हो जाएगा पौधे के आकार, तने की लंबाई। ये 7 है जो मेंडल ने प्रयोग किया था, 7 बार प्रयोग किया था और विफल रहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। डीएनए का एकल सारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, एकल सारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो ये हो जाएगा बिंदु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बिंदु उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे का स्वपरागनीय करने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी का जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो आनुवांशिकी के रूप के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये हो जाएगा आपका मेंडल, ग्रेगर जे मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं एसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पूछा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। तो गैमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। राइट आंसर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया है? तो ये हो जाएगा आपका फूल की आकृति का चयन नहीं किया था, फूल की आकृति पर चयन नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वंशागत का प्रोकोसोमवाद की सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा आपका सटन एवं बोवेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल जाने जाते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल जो है किस क्षेत्र के योगदान में जाने जाते हैं? ये हो जाएगा आपका आनुवांशिकी के योगदान में जाने जाते हैं। अगला देखिए, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस प्रकार कर आनुवांशिक के नियम प्रतिपादन किया? तो ये हो जाएगा आपका मटर के पौधा पर कार्य किया। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का नेक्स्ट बायोलॉजी के सेट में पार्ट 2 आएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल कवर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।